हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लीड कोड वीडियो। आज अपन देखने वाले हैं मिसिंग नंबर क्वेश्चन जो किया है डेली चैलेंज में। इसको अपन बहुत सारे तरीके से देखेंगे जस्ट सो दैट वी नो कि अगर मेरे को एक तरीका दिमाग में नहीं आया तो बस दूसरा तरीका है, या जो अपन तरीके देखने वाले हैं वो इसलिए तो किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए अपने। आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना है तो आप जंप कर सकते हो। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, तो इनने अपन को दे रखा है कि एक अरे, इनने अपन को एक अरे दे रखी है। उस अरे के अंदर 0 से लेकर n तक नंबर होंगे, बट एक नंबर मिसिंग होगा। जैसे कि ये फर्स्ट अरे है, इनका साइज n है, तो 0 1 2 3 ये नंबर एक्सपेक्टेड थे कि ये नंबर आने चाहिए अरे में, बट एक एक नंबर मिसिंग है। अपन को वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसमें 2 मिसिंग है तो अपन को 2 फाइंड आउट करके 2 रिटर्न करना है। दूसरी अरे की साइज 2 थी, तो यहाँ पे 0 1 2, तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो यहाँ पे भी अपन को 2 रिटर्न करना था। सिमिलरली अगर अपन लास्ट एग्जांपल में देखें तो इसकी साइज़ थी 9, जो अरे की थी वो साइज़ थी 9, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो था 8। आप देख सकते हो इस अरे के अंदर 8 के अलावा 9 तक के, 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर अपने पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा? ब्रूट फोर्स तरीका ये होगा कि कोई भी आके बोल सकता है कि यार मैं सबसे पहले ना 0 के लिए ही देख लेता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो वो पूरी की पूरी अरे में ट्रैवर्स करेगा n टाइम्स, और n टाइम्स में ढूंढ लेगा कि 0 अवेलेबल है कि नहीं। उसने देख लिया 0 अवेलेबल है, फिर उससे सिमिलरली 1 को भी देख लिया कि 1 भी अवेलेबल है ना। एक लूप चल रही है अपनी, 0 से लेकर n तक लूप चल रही है, 0 से लेकर 9 तक लूप चल रही है। अपन को ये चीज़ गारंटीड है कि एक नंबर मिसिंग होगा। तो यार मेरे को 0 के लिए 0 मिल गया, एक 0 ही मिलेगा। 1 के लिए एक 1 मिल गया, 2 के लिए एक 1 मिल गया, 3 के लिए एक 1 मिल गया, 3 के लिए एक 3 मिल गया, सॉरी 2 के लिए एक 2, 1 के लिए एक 1, 4 के लिए एक 4, 5 के लिए एक 5, 6 के लिए एक 6। मतलब मैं ये n क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? n लिख रहा हूँ कि यार उसको एट मैक्स n ट्रेवर्सल करने पड़े होंगे ऐसा। 7 के लिए भी उसको एक 7 मिल गया होगा, बट जैसे ही वो 8 पे आया उसने पूरी अरे n टाइम्स ट्रेवल कर ली, ये n एलिमेंट्स को ट्रैवल कर लिया उसको, और n एलिमेंट्स ट्रैवल करने के बाद उसको नहीं मिला 8। तो जैसे ही मुझे कोई से भी इंडेक्स पे नहीं मिला मैं डायरेक्टली उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स का कोड काफ़ी इजी है। अगर अपन देखें, अपन को क्या करना है, अपन को एक लूप चलानी है ना। तो फॉर int i इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n प्लस प्लस आई। अब आप सोच रहे होंगे यार ये n क्या है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं int n इक्वल्स टू nums डॉट साइज, एंड इसके बाद में अपन यहाँ पे देख लेंगे अपन को अब इन नंबर्स के लिए पूरी की पूरी नम्स अरे ट्रैवल करनी है। ठीक है, तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j शुड बी लेस देन n प्लस प्लस j। अब अपन को क्या देखना है कि हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो एलिमेंट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, एक काम करते हैं अपन ना, ये j वेरिएबल को बाहर डिफाइन करते हैं, इंट j इक्वल्स टू 0। इससे क्या होगा, अगर मुझे पूरी लूप के अंदर कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो मुझे बाहर पता चल जाएगा कि यार मुझे वो चीज़ नहीं मिली है ऐसा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने पूरी की पूरी नम्स ट्रैवल कर रहे हैं जे में। तो अगर लेट्स से इफ ये एलिमेंट इज इक्वल्स टू, है ना, जो भी नम्स का एलिमेंट है वो अगर इक्वल्स टू है आई के, है ना। तो देखो ये 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होंगे जो अपन ने लिख रखे, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, और ये हर कोई पूरी की पूरी अरे में ट्रैवल करके देख रहा है कि उसको वो एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपन ने वही लिखा है, ये ट्रैवल कर रहे हैं अपन पूरी की पूरी अरे में, और अपन हर एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, हर जेथ एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि जो आई नंबर है वो है कि नहीं अरे में। अगर वो है तो अपन यहीं से ब्रेक कर देंगे। अब देखो, ब्रेक करने का फ़ायदा ये है कि ना जो अपना जे है ना वो कभी भी एन तक पहुंचा ही नहीं, जे प्लस प्लस होकर एन तक पहुंचा ही नहीं। अगर मैं बाहर आया और मैंने देख लिया कि जे इक्वल्स टू एन है, इसका मतलब है कि मेरा जे ने पूरी की पूरी लूप कंप्लीट कर ली है। अगर मैंने पहले ब्रेक कर दिया तो मतलब मेरे जे ने लूप कंप्लीट नहीं करी, उसको उसका सिमिलर एलिमेंट मिल गया है, उसको उसका एग्जैक्ट सेम एलिमेंट मिल गया है। बट अगर उसने लूप कंप्लीट कर दी है, इसका मतलब है कि उसको जैसे 8 था उसको 8 नहीं मिला है में, तो इसका मतलब है कि उसको 8 नहीं मिला है। और अगर उसको 8 नहीं मिला है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा जे नहीं सॉरी आई, है ना। आई मतलब कि ये एलिमेंट, ये जो अपना एलिमेंट है इसके लिए अपन ट्रैवल्स कर रहे हैं। और अगर अपन फॉर लूप के बाहर आए तो यहाँ पे अपन को एक डमी रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। हो सकता है कुछ अपन ने मिस कर दिया हो, कुछ मिस नहीं किया है। इसको अगर अपन सबमिट करेंगे तो टीएल ही आना चाहिए अपन को। क्यों? क्योंकि अब अपन कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे इसके कि टीएल ही क्यों आ रहा है अपन को, राइट।
ओके, सो टीएलई नहीं आया, एंड कंस्ट्रेंट्स काफ़ी आई गेस जैसे भी दे रखे, बट टीएलई पता नहीं क्यों नहीं आया। अगर अपन कंस्ट्रेंट्स में जाए इसके, तो अपन को n दे रखा है 10⁴, राइट। और अभी जो अपन ने सोल्यूशन लिखा उसमें अपन ने 2 लूप चलाई है एन की। 10⁴ मतलब कि अगर अपन n² अगर अपना अभी सोल्यूशन था, तो अपन ने 10⁸ का लिखा है सोल्यूशन, एंड आई गेस सो 10⁸ एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई लीड कोड में दिस फॉर दिस क्वेश्चन 10⁸ इज एक्सेप्टेबल, तो इसका ब्रूट फोर्स भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, है ना। तो ब्रूट फोर्स के आगे अब कोई बोले यार इसको ऑप्टिमाइज कर दो, है ना, मुझे इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन चाहिए, तो अब अपन इसको करेंगे ऑप्टिमाइज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर देते हैं अपन ऑप्टिमाइज। ऑलराइट, तो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिग O ऑफ n² एंड बिग O ऑफ 1। ठीक है, ऑप्टिमाइज के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, बट अपन सबसे पहले बात करेंगे इससे जो जस्ट ऑप्टिमाइज है वो है सॉर्टिंग मेथड। तो सॉर्टिंग मेथड में मैं क्या बोलता हूँ, या सॉर्टिंग क्या बोलती है कि यार सॉर्ट कर दो पूरी की पूरी एरे को, उसने सॉर्ट कर दिया एरे को। अब अपन ट्रैवल करेंगे हर एक इंडेक्स पे। तो देखो अगर अपन इसके इंडेक्सेस देखें, तो ये 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, 6th इंडेक्स, 7th इंडेक्स, 8th इंडेक्स, कोई से भी इंडेक्स पे, हर इंडेक्स पे देखो इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू। अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, इन दिस केस अपन अपना ये आंसर है 8 नंबर मिसिंग है, 8 इंडेक्स मिसिंग है, 8 इंडेक्स में 8 नहीं मिला, मतलब कि 8 नंबर मिसिंग है ऐसा। इसमें एक और केस आ सकता है कि लेट्स से अगर ये वाला केस होता है, इसमें अपना है n इक्वल्स टू 4। अब n इक्वल्स टू 4 के अंदर इनने अपन को 4 नहीं दिया है, तो अगर अपन इसको ट्रैवल करें, इस पूरी की पूरी अरे को ट्रैवल करें, तो हर एक एलिमेंट पे हर एक एलिमेंट की इक्वल ही है। तो एट द एंड अगर मैं लूप के बाहर आ गया हूँ, मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब है कि जो nth एलिमेंट है वो ही खुद मिसिंग है ऐसा। तो ये इस केस का, इस चीज़ का बेस केस हो गया है। अगर अपन इसको सॉर्टिंग से अब सॉल्व करें, तो अपन को करना है सबसे पहले इस अरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। अपन ने इस अरे को सॉर्ट कर दिया है। इसके बाद में अब अपन इस अरे को पूरा ट्रैवल करेंगे। तो इंट i इक्वल्स टू 0 i शुड बी लेस देन n प्लस प्लस i। अब यहाँ पे अपन n लिख देते हैं, n क्या होता है अपना, तो इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ये अपन ने लिख दिया है इंट n, जो भी n की वैल्यू थी। जब अपन लूप ट्रैवल कर रहे हैं, लूप के अंदर अपन को क्या देखना है कि इफ़ i इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, इन दैट केस अपन कर देंगे रिटर्न i, है ना, मतलब कि वो नंबर अवेलेबल नहीं है, i नंबर अवेलेबल नहीं है ना। ऑलराइट, ये चीज़ कर दी। बेस केस क्या था, बेस केस था अगर कुछ भी नहीं मिले तो आखिरी में मतलब कि n नंबर ही अवेलेबल नहीं था, जो nth नंबर था वो अवेलेबल नहीं था। ओके, सबमिट कर देते हैं। अपन ने देखा जो nth नंबर वाली जो चीज़ थी वो किस किस केस में आ सकती है। देखो ये भी एक्सेप्टेड हो गया है। nth नंबर वाली, जैसे ये वाला एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर नंबर 4 ही अवेलेबल नहीं है। अपन को इन एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी नंबर 2 खुद अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों कुछ एग्जाम्पल हो गए अपने बेस केसेस के। और तो सॉर्टिंग के बाद में अब अगर अपन सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो अपन ने जब अरे को सॉर्ट किया है तब अपनी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी n log n। अपन ने जो लूप चलाई है इसके अंदर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी बिग O ऑफ n। इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अपन, तो वो हो जाएगी, अपन यहाँ लिख सकते हैं n log n प्लस n, ये है। बट इसको अपन दूसरे शब्दों में इसको सिर्फ अपन बिग O ऑफ n log n भी बोल सकते हैं, ये भी चलेगा। प्लस के आगे अगर n log n से छोटी वैल्यू है तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू होती तो उसको लेते, इसको नहीं लेते। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो अपन ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर केस में, तो ये अपना आंसर है बिग O ऑफ 1 का। ये थी सॉर्टिंग। अब इसको कोई बोले कि मेरे को और सॉर्ट चाहिए, मेरे को इसको और सॉर्ट करके बताओ, तो अपन उसको और सॉर्ट करके बता देंगे। ठीक है, अब एक जो तरीका अपन अगला देखने वाले हैं वो है मैप का। मैप के अंदर बेसिकली या तो अपन मैप ले लो या तो अपन एक नई अरे बना दो। अपन ने नई एक अरे बना दी। अब क्या करेंगे, अपन को जैसे जो एलिमेंट मिलते जाएगा ना, अपन उसको उसके इंडेक्स पे डालते जाएंगे। तो जैसे मैंने 9th इंडेक्स पे डाल दिया कि यार मुझे 1 मिल गया या ट्रू मिल गया है, मुझे 9th इंडेक्स मिल गया है या 9 नंबर मिल गया है। ऐसे करके मैंने क्या किया, 0 पे ट्रू कर दिया, 1 पे ट्रू कर दिया, एंड इनिशियली सबकी वैल्यू फॉल्स है। इस केस में इनिशियली सबकी वैल्यू फॉल्स है या 0 है, तो मेरी सबकी मैपिंग हो जाएगी, बट मेरा 8 का फॉल्स ही रहेगा। मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू जैसे ही मुझे कोई नंबर मिलता है ना, मैंने इसके फॉल्स को हटाया और उसको वहाँ पे ट्रू बनाया ऐसा।
तो पूरी की पूरी अरे के अंदर या आप मैप बना रहे हो अगर, तो पूरे मैप में इनिशियली सब फॉल्स है, जैसे कोई नंबर मिलता है अपन उसको ट्रू बना देते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ हुई। अब देखो अपन ने इसका साइज़ कितना रखा है, ये जो मैप है अगर मैं इसको अरे से बना रहा हूँ तो इसका साइज़ है n+1। इसका साइज़ है अपना n+1 नंबर, n+1 एलिमेंट्स की मैंने अरे बनाई है, उसके अंदर सब इनिशियली फॉल्स है। जैसे मुझे कोई नंबर मिलता है मैं उस इंडेक्स में जाके उस एलिमेंट को फॉल्स से ट्रू बना देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, एट द एंड अपना सिर्फ एक एलिमेंट ही फॉल्स रहेगा, क्योंकि अपन को यहाँ से टोटल जैसे 9 है ना, तो 9 मतलब कि अपन को टोटल 10 एलिमेंट्स चाहिए। 9 का मतलब है कि 10 एलिमेंट्स है ना, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो 10 एलिमेंट्स है और अरे में तो अपने 9 एलिमेंट्स ही थे, तो इसका मतलब है कि 10 - 9 = 1, एक एलिमेंट फॉल्स रहेगा ही रहेगा इसमें, गारंटीड। राइट, तो उसे होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे बना ले एक अरे, और अपन को पता है अपन को अरे बनानी है 1+ साइज की, तो अपन ने बना लिया यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट m नाम दे देते हैं उसको, अपन n+1 साइज दे देते हैं, और इनिशियली सबको 0 इनिशलाइज कर देते हैं। 0 मतलब कि फॉल्स। मैंने 0 क्यों रखा है, क्योंकि 0 जेनरिक टर्म है, आप मैप भी यूज़ कर रहे हो या आप कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप 0 तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बूलियन नहीं बनाया मैंने इसको। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, ये अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, फॉर ऑटो नम इन नम्स, है ना, जैसे ही अपन को कोई भी नम मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, m के नम्थ इंडेक्स पे जाएंगे और उसकी वैल्यू 1 बना देंगे। एट द एंड अपन को करना है, फॉर इंट i = 0 i शुड बी लेस देन n = n प्लस i। अब अपन देखते जाएंगे कि इफ नॉट a ऑफ i, नॉट a ऑफ i मतलब कि a ऑफ i फॉल्स है। इसको मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इफ a ऑफ i = 0, ये वाली चीज़ भी चलती, बट मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, तो इफ a ऑफ i, इफ नॉट a ऑफ i, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, रिटर्न डायरेक्टली i कर देंगे। इसका मतलब है कि वो जो आयत इंडेक्स है या वो आयत वैल्यू अपनी अरे में अरे में जो है वो है ही नहीं, तो इस केस में अपन डायरेक्टली रिटर्न i कर देंगे। एट द एंड अपन डायरेक्टली रिटर्न, अगर मेरे को पता है वैसे तो कि मेरे को ये फॉर लूप के अंदर ही आंसर मिल जाएगा, बट स्टिल अगर मैं अभी डायरेक्टली सबमिट करने की कोशिश करूँगा ना, तो देखो मेरे को लीड कोड देगा एक एरर, छोटी सी प्यारी सी। तो लीड कोड ने दे दी मेरे को एरर, लीड कोड ने क्या एरर दे दी मेरे को, ए, मैंने वेक्टर का नाम m दे दिया, सॉरी माय बैड, बट स्टिल अगर मैं उसका नाम भी सही कर दूंगा तो भी मुझे लीड कोड एरर देगा एक छोटी सी। तो ये उसकी क्यूट से एरर है, वो बोल रहा है कि इसके अंदर वो कोई रिटर्न स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अपन जानते हैं कि लूप के बाहर आ ही नहीं सकता है, अगर लूप के अंदर घुस गया है तो वो इंसान कभी बाहर नहीं आएगा, ऐसा अपन जानते हैं, बट लीड कोड को ये बात पता नहीं है। तो लीड कोड के लिए अपन स्टिल यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 0, अपन चाहते तो रिटर्न -1 भी लिख सकते थे, ये वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि, ठीक है, ये कर दिया अपन ने, यहाँ पे सबमिट कर दिया। ऑलराइट, तो ये था अपना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया है, इसकी अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने ये एक लूप चलाई है n बार, ये एक और लूप चलाई है अपन ने n+1 बार, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है अपनी, एक बार अपन ने लूप चलाई है वो है अपनी n बार, और एक बार लूप चलाई है n+1 बार। इसको अपन सिर्फ बिग O ऑफ n बोल सकते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बट इस केस के अंदर याद रखना अपन ने 2 पासेस यूज़ करे। कितने पासेस? 2 पासेस। अब 2 पासेस का मतलब क्या होता है, अपन ने 2 अलग अलग लूप यूज़ करी है, भले से अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, बट अपन ने 2 अलग अलग लूप यूज़ करी है अपना आंसर निकालने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है बिग O ऑफ n। अभी तक हर एक केस के अंदर अपन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 मिल रही थी, इसमें अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा अरे यूज़ करी है, जो कि अपन ने बनाई है यहाँ पे अपने m नाम से एक वेक्टर जो कि n साइज का है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्पेस इन दिस, एंड अपन ने बता दिया कि ये 2 पासेस का सोल्यूशन भी है। कोई बोले इसको और ऑप्टिमाइज करो, मेरे को स्पेस भी नहीं चाहिए, मेरे को बिग O ऑफ n भी चाहिए, और मेरे को सिर्फ इसको 1 पास में सॉल्व करके बताओ, ऐसा। तो अब किसी ने अपन को चैलेंज दिया है, अपन को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपन ने इसको और ऑप्टिमाइज तरीका निकाल दिया, वो है अपन लगा देंगे मैथ्स। अपन ने बोला मेरे को आती है मैथ्स, मेरे 12th तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को मैथ्स आती है थोड़ी बहुत, तो ठीक है, मैं भी 12वीं पास ही हूँ, डोंट वरी। ऑलराइट, सो एनीवेज अब मैथ्स पे अपन आए। अब मैथ्स वाले सोल्यूशन पे अपन को एक चीज़ पता है कि अपने पास एक फॉर्मूला है मैथ्स के अंदर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, वो होता है n+1/2।
जैसे लेट्स से अपने n नेचुरल नंबर्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो उसका सम हो जाएगा n प्लस 1/2। अगर अपन उसमें एक जीरो ऐड भी कर देंगे तो अपन को फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सीरीज में किसी भी नंबर में अगर अपन जीरो को ऐड भी कर देंगे तो इट डजेंट मैटर टू अस, ठीक है, क्योंकि ये सम तो कभी चेंज नहीं होगा एक जीरो से। अगर अपन अभी बात करें अपनी ये अरे का साइज 9 है ना, पर ये अरे के अंदर क्या मिसिंग है, अगर ये अरे के अंदर अपना 8 होता है ना, अगर ये अरे के अंदर अपना 8 होता तो अपना अरे का सम कितना हो जाता, इतना हो जाता, बट अभी अरे के अंदर 8 मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ये n नेचुरल नंबर्स, या तो फिर इसको अपन ऐसा लिखे 9 9 प्लस 1, वेट अ सेकेंड, 9 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर्स। बट अभी अपन को पता है अपने 9 नेचुरल नंबर्स के सम में से एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर अपन को पता ही नहीं है अभी, वो नंबर अपन को पता ही नहीं है, अपन को दिख रहा है पहले से वो नंबर 8 है, बट वो नंबर अपन को पता नहीं है। बट ये नंबर, ये गारंटी है कि यार एक नंबर मिसिंग है, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। एक और चीज़, अगर इसका सम अपन निकाल सकते हैं, जो इसका ओवरऑल सम है वो अपन निकाल सकते हैं। मेरा मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज़ का अगर मैं सम निकालूंगा ना तो वो ये होगा, इस पूरी सीरीज़ का सम ये होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये वाली इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन सही है अपनी, ऑलराइट। अब ये वाली इक्वेशन सही है, ये सम याद रखना, ये सम का मतलब है कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ का सम। इसको अपन एक छोटे एग्जाम्पल से देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, बट ये सम का मतलब है ये पूरी की पूरी सीरीज़ का सम। अब अगर मैं थोड़ी बहुत मेरी मैथ यूज़ करूँ तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ऑब्वियसली ये माइनस नहीं, ये प्लस नहीं माइनस होगा। मैं सम को इधर लाया, एक्स को उधर लाया, तो एक्स इक्वल्स टू n प्लस 1/2 माइनस सम, ये बन गया अपना फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब इसको अपन ना अप्लाई करके देखते हैं, अपन एक छोटी सी सीरीज लेते हैं, इतना ज़्यादा सम तो अपन नहीं निकाल पाएंगे ऐसा अपन सोच रहे हैं। तो अपन यहाँ पे आए, अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला था, अपन ने निकाला था जिससे कि ना इधर n इक्वल्स टू आई गेस 3 है ना, n इक्वल्स टू 3 है, तो अपन ने निकाला था n प्लस 1/2 है ना, माइनस सम इज इक्वल्स टू अपना आंसर आना चाहिए, है ना। तो अगर इस केस में अपन देखें, अपना n है 3 टाइम्स 4/2 माइनस सम कितना है अपना 3 + 0 3 + 1 4, -4 कर रहे हैं। अब ये अपन ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपना 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2, अपना आंसर आ गया है 2, और इन्हें रिटर्न भी किया है 2। ये सिंपल सा है, क्योंकि इसके अंदर अपन को अगर लूप यूज़ करनी भी है तो अपन को सिर्फ इसलिए यूज़ करनी है कि अपन को सब एलिमेंट्स का सम निकालना है ना। अपन इसको अगर डायरेक्टली कोड में समझेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना अपन को क्या करना है, इंट सम इक्वल्स टू 0, इनिशियली कुछ सम नहीं है अपना, अपन ने लगा दी लूप फॉर ऑटो नम इन नम्स, और अपन ने अपने सम को इंक्रीज कर दिया, सम प्लस इक्वल्स टू नम, अपन ने अपने सम के अंदर वो वैल्यूज को ऐड करते गए, अपन करते गए, एट द एंड अपना सम आ जाएगा। बट जो अपना सम है ना वो कम है, कम किससे है, लेट्स से अगर अपना यहाँ पे होता इंट आंसर इक्वल्स टू n, इस केस में अपने को पता है n टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो अपनी हो गई अगर अपने पास n नेचुरल नंबर्स होते तो। पर अभी अपने पास एक नंबर मिसिंग था, आंसर, वो है अपना x, इसको अपन x ले लेते हैं, माइनस सम, ये अपन ने अपना फॉर्मूला निकाला था, राइट। ये चीज़ हो गई है। इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना अपन को पड़ेगा, छोटी सी चीज़ है अपनी, वो है कि अगर अपन डिस्क्रिप्शन पे जाए अपने, तो इन्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है कि जो n की वैल्यू है ना वो 10⁴ हो सकती है। कभी कुछ ऐसा नहीं हो जाए, अनहोनी नहीं हो जाए कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हो गई लॉन्ग, ये इस चीज़ का मेरे को ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ना मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यार ये वैल्यू कभी भी लॉन्ग जा सकती है। आई नो कि यार लॉन्ग जाने के बाद वो डिवाइड बाई 2 करके फिर वापस से इंटीजर रेंज में आ जाएगी, माइनस सम करने के बाद वो चीज़ वापस से इंटीजर रेंज में आ जाएगी। बट स्टिल अपन यहाँ पे लॉन्ग मेंशन कर देते हैं, राइट, कि कभी वो चले भी जाए ना तो इतनी वैल्यू तो लॉन्ग ही लो, आखिरी में वो इंटीजर में आ जाएगी वैल्यू। मेरा मतलब क्या है कि अंदर कैलकुलेशन करते समय वो एक बार ऐसा हो सकता है कि वो लॉन्ग में आ जाए।
अपन सम माइनस कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि सम माइनस करने से पहले ये वाली वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग में चले जाए, उसके लिए अपन ने पहले ही इसको लॉन्ग लॉन्ग लिख दिया है। ऐसा कभी कभार बेस केसेस का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपन एक बार लॉन्ग लॉन्ग हटा के भी सबमिट करके देख लेंगे। अब यहाँ पे अपन को डायरेक्टली रिटर्न एक्स करने की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। पर रन करके देखते हैं, हो सकता है अपन ने कुछ गलती कर दी हो। मैंने भी अभी तक इस सोल्यूशन को ट्राई किया नहीं है, इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग द सोल्यूशन। और तो ये सबमिट हो रहा है। अब जैसा अपनी बात हुई थी कि ये लॉन्ग लॉन्ग हटा दो। अब देखो ये वाली जो चीज़ बताई ना मैंने, ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को दिमाग में आ सकती है कि अगर कोई से आप इंटरव्यू में बैठे हो और तो लॉन्ग लॉन्ग के बिना भी आई गेस वो लॉन्ग लॉन्ग में जा नहीं रही है कभी, तो नो वरीज, इसको अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक थी ना, ये कभी भी आ सकती है किसी के भी दिमाग में। ये वाली जो ट्रिक है कि यार ऐसा अपने टोटल सम निकाल लो और अपन ने एन नेचुरल नंबर सम का कर दिया, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ नहीं है, इसकी अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो देखो अपन ने सिर्फ एक लूप यूज़ करी है, 1 पास। ये लूप पे चलिए n टाइम्स एंड दिस इज इट। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है अपने पास, एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने ली नहीं है। मेरा पेन कहाँ गया? और राइट यार पेन, सॉरी, ठीक है। एनीवेज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, ठीक है। ये अपन ने देख लिया एंड इसको अपन ने 1 पास में सॉल्व किया है, 1 पास में सॉल्व किया है। अब 1 पास में क्यों लिख रहा हूँ? बहुत सी बार ऐसा होता है, अगर ये क्वेश्चन किसी कॉन्टेस्ट में नहीं या किसी QA राउंड में नहीं, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में नहीं, अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में है, कोई अपने सामने इंटरव्यूअर है, वो बोले कि भैया इसको 1 पास में करके बताओ, तो अपन उसको 1 पास में करके दिखा देंगे, राइट। तो अपन ने इसको 1 पास में करके दिखा दिया है। अब एक और टेक्निक जिससे अपन इसको 1 पास में सॉल्व कर सकते हैं, वो है बिट मैनिपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में बिट मैनिपुलेशन नहीं भी जानते तो भी अपना काम चल जाता, बट जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपन को पता होनी चाहिए क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है। कल को ये बिट मैनिपुलेशन अपन किसी और क्वेश्चन में यूज़ कर ले कभी, तो दैट्स वाई। तो देखो, बिट मैनिपुलेशन का ना एक सिंपल सा रूल होता है। अगर दो सेम नंबर है, उनका अगर मैं ज़ोर ले लूँ, बिट मैनिपुलेशन नहीं, मैं ज़ोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ोर का सिंपल सा रूल होता है, दो सेम नंबर है x, दैट्स इट, x ज़ोर x 0 ही होगा, x ज़ोर x क्या होगा? 0। अब 0 ज़ोर कुछ एनी नंबर y इक्वल्स टू y ही होगा। तो ये वाली जो दो इक्वेशन लिखी ना मैंने, ये दोनों काम की है कि x ज़ोर x इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 ज़ोर y इज इक्वल्स टू y। इन दोनों की मदद से अपन इसका सोल्यूशन डिराइव करेंगे। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब क्या मैं बातें कर रहा हूँ आपसे कि देखो, मान लो अगर ये अपने पास अपन को पता है नो एलिमेंट्स है, तो नो एलिमेंट्स है मतलब कि यार 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स होने चाहिए थे इसमें, है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख लिया 0 से लेकर 9 तक मेरे पास एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट उसमें ना एक एलिमेंट मिसिंग है मेरा, ठीक है। ये मुझे पता ही नहीं क्या है ये एलिमेंट, मतलब आया ही नहीं, पर मुझे पता है कि यार एक एलिमेंट मेरा मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इन सब का ज़ोर ले लेता हूँ। तो जैसे इन सब का अगर मैं ज़ोर लूँ, तो ज़ोर के अंदर ना प्रॉपर्टी होती है कि अपन उनको आगे पीछे कर सकते हैं वैल्यूज़ को। उस प्रॉपर्टी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं, पर उस प्रॉपर्टी की मदद से अपन इन सबको आगे पीछे कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में अपन आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे माइनस में अगर मैंने a माइनस बी लिखा है तो मैं उसको b माइनस ए नहीं लिख सकता हूँ, बट ज़ोर में ये केस नहीं है। ज़ोर में अपन उनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस जैसी बोल सकते हैं अपन इसको, कि जैसे प्लस प्रॉपर्टी होती है, उनको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी अपन आगे पीछे कर सकते हैं, राइट। ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है कि अगर अपन इन सब का ज़ोर ले और अपन इन सबको अरेंज कर दे कि 0 XOR 1 XOR 2 XOR 3 XOR एंड सो ऑन और आखिरी में 9 आ जाएगा। 9 XOR उसके पहले अपन को पता था कि 7 था, बट ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने अरेंज कर दी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, ऐसा अपन को असली में नहीं करना है। अपन सिर्फ अभी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अरेंज कर रहे हैं, है ना। मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सब मान लो अभी के लिए अपन ने अरेंज कर लिया है। अब अरेंज करने के साथ साथ मान लो अपन को पता है कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है, तो अपन ने क्या किया, इनको 0 से लेकर 9 तक और XOR दे दिया, मतलब एक लूप चला दिया और इनको 0 से लेकर 9 तक और XOR दे दिया। तो इसके आगे अपन ने फिर लिख दिया 0 अप टू सो ऑन, अपन ने 8 XOR 9 भी दे दिया इनको, ऐसा। तो इनके पास तो ना 0 से लेकर 9 में 8 मिसिंग था, उतने XORs थे, उतने नंबर्स थे, अपन ने उन सबका XOR ले लिया। प्लस अपन ने क्या किया, उसके बाद में और XOR लिए 0 से लेकर 9 तक प्रॉपर नंबर्स का। मेरा मतलब क्या है कि देखो, अपन ने क्या किया, 0 XOR 0 ले लिया एक जगह, इनका जो भी आंसर आएगा उसका XOR ले लिया 1 XOR 1 के साथ।
ये चीज़ कर सकते हैं अपन, मतलब उनको अपन एक एक ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर की। फिर अपन ने क्या किया, 2 XOR 2 ले लिया, 3 XOR 3 ले लिया, 4 XOR 4 ले लिया, सो ऑन एंड सो ऑन। क्या होगा, 8 को कुछ मिलेगा ही नहीं तो 8 अकेला रहेगा बेचारा, है ना, 8 को कुछ मिलेगा नहीं तो 8 अकेला रहेगा। 9 XOR 9 ले लिया, ऐसा एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या होगा ना, सेम नंबर्स का एक्सॉर लेने पे अपन को 0 0 0 0 मिलते जाएगा, इनका अपन एक दूसरे के साथ भी एक्सॉर लेंगे, 0 का 0 के साथ एक्सॉर लेंगे, कुछ नहीं होगा। इन सब का ले लिया, अब 8 को कुछ मिला ही नहीं तो 8 यहाँ पे बेचारा अकेला रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे बट 8 अकेला रह जाएगा, ऐसा। तो जॉर प्रॉपर्टी से यही होगा कि अगर अपन ना इनके जैसे एक्स्ट्रा डुप्लीकेट एलिमेंट जनरेट कर दे, ऐसा, एट द एंड अपने पास वही एलिमेंट रह जाएगा जो एलिमेंट था ही नहीं अपने पास। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करें, अपन एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से नंबर इज इंट एक्स, है ना, एक्स के अंदर अपन सारे के सारे एक्सॉर सेव करेंगे। अब अपन एक लूप चलेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन n प्लस प्लस आई। अब देखो ये मैं क्यों चला रहा हूँ, ये मैं चला रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं जितने भी नम्स के थे ना उनका एक्सॉर लेके इस नंबर के अंदर सेव कर दूँ। तो देखो अपन को दो चीज़ें करनी थी, अपन को नीचे वाले नंबर्स का एक्सॉर लेना था, है ना, तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू एक्स एक्सॉर नम्स ऑफ आई, ठीक है। बट एक और चीज़ जो अपन को सेव करनी थी वो थी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर भी तो सेव करने हैं। वो कहाँ से मिलेंगे अपन को, वो मिलेंगे आई से। देखो आई चल रही है अभी तो अपनी n-1 तक, तो अपन एक और नंबर बाहर ले लेंगे, बाद एक और एक्सॉर बाहर ले लेंगे। बट अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्सॉर ले रहे हैं एक और चीज़ के साथ, वो है अपना क्या नाम था उसका, आई, ठीक है। अपन ने आई के साथ भी एक्सॉर ले लिया, तो इससे क्या होगा, अपना जो एक नंबर था, लास्ट वाला नंबर था, जो ये 9th वाला नंबर था, ये आया नहीं इस लूप में। तो अपन ने उसको क्या किया, उसको अपन ने बाहर दे दिया कि x इक्वल्स टू एक्स एक्सॉर n, वो अपन को पता है डेफिनेटली n ही होगा, लास्ट नंबर अपना n ही होगा। आखिरी में अपन यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न x कर देंगे तो अपन को अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई इट, लेट्स रन इट एंड लेट्स ट्राई इट, ठीक है, चल रहा है बराबर। इसकी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं उतनी देर में। तो देखो इसके अंदर भी अपन ने एक लूप सिंगल लूप ही यूज़ करी है। अभी अपन को देखने को ऐसा मिल रहा है कि यार जो मैथ्स वाला सोल्यूशन था ना वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज था। वैसे तो जनरली लीड कोड के इन चीज़ों पे एमएस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट एक मैथमेटिकल या एक प्रोग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथ्स वाले तरीका था वो ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सॉर ऑपरेशन है ना ये थोड़ी बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, बहुत हल्की सी, फ़र्क नहीं पड़ता, अपन गिनते नहीं है उसको थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो कर देता है अपने प्रोग्राम को एज़ कम्पेयर टू अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ तो, जो अपन ने पहले किया था। बट इट डजेंट मैटर, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, दोनों में अपन ने इसको 1 पास में ही यूज़ किया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी अगर अपन बात करें तो ये भी हो जाएगी अपनी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। ओके, सो ये थे कुछ तरीके जिससे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये थे कुछ तरीके जो आप सबको पता होने चाहिए। ओके, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू एवरीवन।